नमस्कार। कार्यक्रम कला मंच में आप सभी का स्वागत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर बात की जाए तो उसका नाम सुनते ही हमारे मन में आदर का भाव आ जाता है। वहीं अगर हमारे समक्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत के उपासक हो तो उनके प्रति भी हमारा मस्तक नमन और आदर से झुक जाता है। आज हमारे इस कला मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं जाने माने संगीतज्ञ पंडित विनायक वापट जी। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे इस कार्यक्रम कला मंच में। आपको भी नमस्कार मेरा जी। विनायक जी, ये हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि इतने जाने माने संगीत विभूति आज हमारे इस मंच पर उपस्थित है। विनायक जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका संक्षिप्त परिचय। जी, मैं विनायक बापट, मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी। मेरा शालेय शिक्षण रतलाम में हुआ। मेरे पिताजी रेलवे में थे तो रतलाम में मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद मैं देवास में सर्विस के लिए आ गया। स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी करके थे, उसमें मैं इंजीनियर के पद पे नियुक्त हुआ। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति को ब्रेड बटर अर्न करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो जीविकोपार्जन के लिए जो करना पड़ता है उसके लिए मैंने ये, लेकिन मूल रूप से जो मुझे संगीत की लगन बचपन से ही थी। अब आप पूछेंगे बचपन से थे तो क्या आपके माता पिता गाते थे या कुछ वो थे? जी नहीं, बस मुझे इतना ही था कि मेरे माता पिता जो है या मेरे ग्रैंडफादर वो ग्वालियर को बिलोंग करते थे। अच्छा जी। तो मैंने मेरी दादी को देखा नहीं, मेरे ग्रैंडफादर को जरूर मैंने देखा हुआ है, लेकिन मेरी उम्र उस समय कुछ तो भी 8-10 साल की थी। तो उनके द्वारा तो मुझे कोई संगीत का ज्ञान मिला नहीं। मेरे माता पिता भी कोई संगीत के वो नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी का एक उपकार था या कहना चाहिए कि भविष्य के लिए जो एक पायदान होती है, तो पता नहीं कि उनके दिमाग में आया, वो दिल्ली से एक हारमोनियम बाजा लेके आ गए। और वो मुझे उम्र के 10 साल में, अब वो तो उनकी रेलवे में ऐसा जॉब था तो वो कुछ जी, मतलब तब आप 10 वर्ष के थे। वो खुद कर नहीं पाते, उनकी ड्यूटी बड़ी अच्छी होती थी, रात पाली दिन पाली। तो वो उन्होंने एक संदूक में बंद करके रख दिया बाजा। हम जब छोटे थे उत्पात करते ऊपर चढ़े तो सब खोला तो उसमें हारमोनियम दिखा। तो माता जी बोला, अरे ये आपने यहाँ कब से? बोले हाँ बहुत सालों से है वो तो मैंने कहा ये ऊपर क्यों रखा है, इसको नीचे निकालते हैं। फिर उसको मैंने नीचे निकाला और बस पता नहीं अपने आप बजाने लगा। ना कुछ स्वर का ज्ञान, ना कुछ सा क्या होता है, मतलब सारे गाँव में क्या होता है कुछ मालूम नहीं था, बस बजाने लगा तो अपने आप गाने निकालने लगा। तो कोई मेरी दीदी गाती थी तो वो अपना सीने संगीत गाती थी, तो वो जैसे गाती तो मैं बजा वो उसको बजा लेता था। मैं बजाने लगा, कैसे बजाता था मुझे अब आश्चर्य होता कि अपन उस समय कैसे अपन उसको पकड़ लेते थे। तो ये एक इंट्यूशन रहता है कि जो सुर चल रहा है, मुझे हालांकि मुझे सारे गमा पर कुछ मालूम नहीं था। आजकल किसी को संगीत ये करना है तो उसका नोटेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है वो संगीत का पूरा विधिवत रहता है। लेकिन मैं क्यों उसको मैच कर लेता था, वो शब्द और स्वरों को मैं हारमोनियम में मैच कर लेता था, तो मैं वो पूरा गाना बजा लेता था मैं। तो और ताल भी, अंग स्वर और ताल अंग बचपन से हेरिडिटी था। ग्रैंडफादर मेरे थोड़ा बहुत चाहे तबला बजाते होंगे। फिर उसके बाद में सीने मेरे छोटे भैया सुधीर बापट, वो अच्छे फिल्मी गायक थे, तो वो गाते थे और मैं उनके साथ में हारमोनियम, दीदी मेरी गाती थी, मैं उनके साथ फिल्मी गाने बजाता था। लेकिन मुझे बचपन से शास्त्रीय संगीत का शौक था, पता नहीं क्यों मुझे सुनने में अच्छा लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ये राग मालकम थे, फलाना है कौन था, मुझे कुछ, लेकिन मुझे वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। रेडियो संगीत सम्मेलन आते थे तो मैं रात भर 9-9:30 बजे लगा के रखता था और सो जाता था। मेरी मम्मी बंद करती थी, मेरी माता जी बंद करती थी रेडियो को, तो वो एक सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मैं कभी मेरे को, क्योंकि मैं हारमोनियम बजाता था, छोटे भैया लोग बोलते हैं नहीं तेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं, तू बजा केवल, हम लोग गाएंगे। तो मुझे लगता है अरे मेरी आवाज़ कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो संगीत में हमारे सर जो थे वो प्रतिभा पहचाने, तो अरे तुम संगीत स्कूल आ। तो मैंने कहा अरे अपने को तो हारमोनियम बजाना आता है, अपन थोड़ा बहुत ताल वाल भी बजा लेते हैं, और क्या संगीत सीखना है। पर उनका नाम है, वो रतलाम में म्यूजिक कॉलेज में थे, प्रमोद राम दुर्गेकर सर, वो अभी भी मतलब हैं। और जो कुछ भी आज मैं हूँ वो सब उन्हीं के कारण हूँ। उन्होंने मुझे कहना चाहिए हाथ पकड़ के मुझे संगीत क्लास में बिठाया
यानी 10 वर्ष की आयु से आपने संगीत हाँ, फिर मैंने नहीं 10 वर्ष से नहीं, फिर वो काफी समय हो गया था, मतलब 16-17 वर्ष कॉलेज में आ गया, तब मैं स्कूल में गया। और बेसिकली मजे की बात ये थी कि तब भी मुझे गाना नहीं सीखना था। अच्छा। मुझे तबला सीखना था। हाँ। तो मैं तबला सीखने के लिए संगीत स्कूल में चला गया। तो सर बोले अरे अभी तबले आने वाले हैं, उनको मालूम था कि ये गाता भी अच्छा, पर ये क्यों इसको संगीत नहीं सीखना है इसको। तो उन्होंने बोला अच्छा तू बैठ, ये लोग गा रहे हैं, तू सुना सकता है ये गाना। मैंने कहा हाँ सुना दूंगा मैं, क्योंकि मेरी दीदी गाती तो मुझे वो ऐसा फिल्मी गाना जैसे याद था। मैंने वो राग सुना दिया। तब आश्चर्य देखा अरे ये तो तबला सीखने आया है पूरा, तब हम जो महीने भर से बोट रहे तुरंत सारा उसमें। फिर मेरे सर ने मुझे इनकरेज करा, देखते नहीं इतना अच्छा गा दे, ये लोग तो सब महीने भर से सीख रहे हैं लेकिन नहीं गा पा रहे। मैंने कहा नहीं सर मुझे तो तबला ही सीखना है। सर बोले अरे तबले आ जाएंगे तब तबले में चले जाना तू। अभी संगीत में क्लास में एडमिशन ले लें। पता नहीं कुछ भविष्य की कुछ वो थी, तो मुझे दिमाग में कुछ चलो साले 2 महीने संगीत ही सीख लिया जाए। कहते हैं ना जब आगे बढ़ना हो तो ईश्वर भी अपने आप एक राह बना देता है और अपने आप रास्ता दिखा देता है। तो मैं वो संगीत क्लास उस समय शायद 4th ईयर की क्लास चल रही थी, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज था वो रतलाम में। तो मैंने वो संगीत क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने चलो 2 महीने संगीत ही सीख ले, तब सर इतना बोल रहे हैं बार बार बोलते हैं। पर जब उन्होंने जब किताब खोली और नोटेशन लिखा और वो सा म प, मैंने कहा अरे ये तो अपने को कुछ आता ही नहीं है, अपने को तो अपन अपने आप में बड़ा इसमें थे। आजकल की खुश थे अरे हमको तो सब आता है। दरअसल है ना आज की परिस्थिति भी यही है मैडम, कि अपना बच्चा टीवी में देख के डांस करता लो, अरे मेरी बेटी तो कितना अच्छा डांस करती है। अगर वो फिल्मी गाना कोई सुन के गाना, अरे मेरा बेटा तो बड़ा कलाकार, कितनी जल्दी मंच पे आ जाए। लेकिन फंडामेंट सीखना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कुमार गंधर्व जी का। कुमार गंधर्व जी अपने उम्र के 10 साल में परफॉर्मिंग करते थे, 10 साल की उम्र में, और पूरे भारत में उनका नाम था। उनके पिताजी लेके उनको घूमते थे संगीत में, पर उनको उनके पिताजी को लगता था कि नहीं इसमें प्रतिभा है लेकिन इसको तराशना जरूरी है। ये केवल इसका सुनता है उसके जैसा गाता है, उसका उन खान साहब का सुना वैसा गा दिया, उन पंडित जी का सुना वैसा गा दिया। वो बड़े घूमते थे। तो कई कलाकार जो उस समय के थे जब वो शुरू करते थे और वो आगे का सारा ये गा देते थे उसके अंदर, तो वो हाथ जोड़ लेते थे इनके पिताजी कि हम इसको हम नहीं सिखा सकते हम। अच्छा। क्योंकि ये इसमें इतनी प्रतिभा, हम उसको क्या सिखाएं, हम जो शुरू करते इसका अगला ये शुरू हो जाता है। पर उनके पिताजी ने हार नहीं मानी। अंत में उनको मुंबई के देवधर सर मिले और फिर उनके यहाँ रह के उन्होंने 12 साल तक फिर उन्होंने विधिवत उनको प्रशिक्षण दिया। और आज वो कहते हैं ना सर के बिन गुरु ज्ञान बिल्कुल सही बात है। तो मुझे फिर वो लगन लगी और फिर मैं मध्यमा में वहाँ से मैंने पास किया रतलाम से, और फिर मैं सर्विस के लिए मैं देवास आ गया। पर जो एक लगन जो उन्होंने मेरे सर ने लगा दी, नहीं अब तो अपने को ये अपना कुछ आता नहीं, अब तो अपने को संगीत सीखना और इसमें क्वालिफिकेशन करना है। काफ़ी ढूंढा, फिर मुझे एक सर मिले, रानड़े सर मुझे मिले, वो स्वयं आकाशवाणी कलाकार थे और उस्ताद फैयाज खान साहब से वो एक समय उन्होंने सीखा था। तो ऐसे मुझे गुरु मिले। फिर मुझे मेरी जो समस्या थी वो दूर हो गई कि आप चलो अपने को सिखाने वाले मिल गए, और वो भी बड़े ऐसे बिल्कुल इतने सादे सच्चे इंसान थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी फीस क्या होगी। मुझे खुद को इतने कम पैसे मिलते थे कि अगर मानो बोलते मैं 100-200 रुपये लूँगा तो मैं हाथ जोड़ लेता उनसे। तो बोले तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हारा स्वर का ज्ञान अच्छा है, ताल का ज्ञान अच्छा है, तुम तो रोज़ संगीत सीखने और यही तुम्हारी फीस है, बताइए। तो फिर भी मैं ऐसा नहीं, मैं उनको जो भी मेरे से बनता था मैं सेवा कर। और उनके पास रह के मैंने MA किया। मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर ऑफ म्यूजिक वोकल में मैंने किया। ये हुआ। उसके बाद में फिर वो गुजर गए, काफ़ी वयोवृद्ध थे, पर उनकी ऐसी इच्छा थी कि बाबा तुम और रोज कम से कम 2 घंटा गाओ, मैं तुमको कुमार गंधर्व जी से मिलवाऊंगा, क्योंकि वो भी देवास में थे, कुमार जी भी देवास में थे। पर उनके सामने वो कभी योग आया नहीं, ये सही वो फिर गुजर गए। तो मैं भी अपना ये फिर जब ऐसा अकेलापन लगने लगा, गुरु नहीं है, कैसे अपने को तो अभी ज़रूरत है, तानपुरा कभी महीने भर निकालता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जॉब अलग था, मेरा जॉब संगीत से रिलेटेड नहीं था। फैक्ट्री में जाना, रात पाली करना, दिन पाली करना, रात भर जागना, तो उसमें संगीत के लिए समय मतलब कभी फिर धीरे धीरे उसमें गैप होता गया उसके अंदर। एक दिन मुझे अपने ऊपर ही गाला नहीं, अरे अपन महीने भर से अपन ने तानपुरे को हाथ ही नहीं लगाया, नहीं ये ठीक नहीं है। फिर तुरंत मैंने वो निकाला। फिर मैंने कहा नहीं, अब अपने को किसी के पास कोई ना कोई, अपने को अभी गुरु अपना पूरा हुआ नहीं है अपना। फिर मैं एकदम कुमार जी के पास पहुंचा,
उनको मैंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा एमए करा हूँ मैंने, अब मेरे जो सर थे अब वो तो नहीं रहे। हाँ बोले मैं जानता हूँ उनको, वो अब नहीं रहे, अब आप मुझे सिखाइए, अब मैंने एमए करा है। तो बोला अच्छा अच्छा तेरा सुनूंगा। और फिर उन्होंने मेरा जो कुछ भी मुझे आता था वो मैंने उनको सुनाया। तो अब ये सब लोग तो क्या है, ये वैद्य जैसे वैद्य नाड़ी पकड़ता है जी, जी, और आपके शरीर की सारी व्याधि को समझ जाता है। ऐसे कुमार जी मैं क्या 5-7 मिनट गाया हूँगा, अच्छा ये आता है कि अच्छा चल ये सुना, अच्छा ये आता है कि ये सुना, तो मैंने अपना जो भगवान का नाम लेके सुना दिया सब उनको। हाँ इतनी जरूर मेरे में दृढ़ता थी कि मुझे कोई डर क्या रहे, सामने कुमार जी बैठे कैसा होगा क्या होगा, ठीक है क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मना तो करेंगे। विनायक जी हम भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ आपकी सुरीली आवाज में हमारे दर्शक भी कुछ सुनना मैं चाहें। जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं अभी अपना ये जी, ये जी, कर लूँ, उसके जी। बाद मैं निश्चित हाँ। रूप से तानपुरा लगाए जी। और मैं जरूर आपको हाँ। सुनाऊंगा उनकी। तो ऐसा करके मैंने उनके सामने गाया, फिर तुरंत उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया और मुझे बोला कि तुम्हारे में ये अच्छा है, तेने सब एमए किया है तो तेरे को सब आता है, मतलब तेरे को कोई मुझे राग नहीं सिखाना है कि ये राग ऐसा होता है ये राग होता है, सब तुझे एमए किया है पता है, लेकिन तेरे गाने में दोष है, वो गाने में दोष मैं दूर करूँगा, 2 साल लगेंगे। लेकिन 2 साल क्या, वो तो मैं कुमार जी का सबसे अंतिम विद्यार्थी हूँ जिसने कुमार जी के 12 जनवरी 1992 को उनका देहावसान हुआ और शायद 5 या 6 जनवरी को उन्होंने मुझे राग सिखाया बैठ के। तो ऐसा, और उन्होंने जो मुझे अलग मतलब मुझे एक स्वर साधना कैसे की जाती है, क्योंकि उन्होंने बोला तेरे गाने में दोष है, तो दोष क्या है गाने में, तो वो दोष उन्होंने मेरे में दूर किए और फिर मैंने वो 4 साल तक मैं उनसे जब तक थे वो तब तक उन्होंने मुझे सिखाया। और आज भी मैं जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उनके सामने सिखा, आज भी मैं गाता और मैं उस 20 साल 25 साल पुरानी चीज को याद कर, अपन ऐसा गलती करते तो बाबा ऐसा अपने को टोकते थे। तो वो इम्प्रूवमेंट मैं अपना खुद का अपना रियाज करता हूँ। वैसे देवास था, देवास में अपना सब सर्विस मेरी जब मैंने रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद मैं भोपाल आ गया। मुझे भोपाल का प्लेसिंग बड़ा अच्छा लगता था मुझे, अप डाउन थे, झील है सारे दूर, पहाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे। तो मैं भोपाल में 2014 में मैं भोपाल में आ गया, देवास छोड़ के। हमारा संगीत स्कूल देवास में एक छोटा चलता था। मेरी श्रीमती जी संजीवनी बापट, वो स्वयं एक संगीत परिवार से हैं और वो स्वयं कथक और संगीत सिखाती है, वो भी संगीत में ही है जी। शारदा, हाँ हमारा देवास में शारदा संगीत कला केंद्र नाम से इंस्टीट्यूट था, वो अभी आपने यहाँ भोपाल में कर लिया। अभी हम लोग काकड़ा अयोध्या बाईपास में हम लोग निवास हैं और जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको डांस है, क्लासेस है। अगर एमए के मतलब हमने ऐसा नहीं रखा कि भाई पहली क्लास में आया तो हम उसको नहीं सिखाएंगे, हम सबको सिखाएंगे। एमए वाला भी आएगा उसको भी सिखाएंगे, पहली क्लास जिसको सारे गामा मतलब जिसको अ आ ई सिखाना है संगीत की वो भी सिखाएंगे जी। यानी आप पति पत्नी दोनों मिलकर अभी संगीत की सेवा में लगे हुए हैं और दूसरों तक भी ये कला पहुंचा रहे हैं, तो इससे अद्भुत तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। तो विनायक जी, हमारे दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी मधुर आवाज उन्हें सुनने को मिले। चलिए मैं थोड़ा सा एक कुमार जी तो शास्त्रीय संगीत के तो थे ही, लेकिन वो जाने जाते हैं निर्गुणी भजनों के लिए, और जो कबीरदास जी के जो निर्गुणी भजन हैं, तो ऐसा उनके बारे में एक लिंडा हैंस करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, वो उन्होंने कबीर के ऊपर स्टडी किया था। उनके सामने कुमार जी थे, तब वो नहीं थी, आई थी बाद में आई बनारस में और एक, और उन्होंने कोट किया हुआ है कि कबीरदास जी 400 साल पहले जो लिख के गए थे उसको वाणी कुमार गंधर्व के रूप में अब जाके मिली है उन्होंने। तो कबीरदास जी का एक निर्गुणी भजन है और कुमार जी का गाया हुआ काफी प्रसिद्ध, उन्हीं का कंपोज किया हुआ है, तो थोड़ी 1-2 लाइन में उनकी सुनाता हूँ मैं। सुनता है सुनता है
जी को ही गाते हैं या इसके अलावा भी नहीं, मैं अब चूंकि कुमार जी से सीखा है इसलिए जी। मैं कबीरदास जी को मतलब थोड़ा गाने का प्रयास करता हूँ। उनकी तो क्या है, वो सूरज थे, हम तो छोटे छोटे चिराग है। लेकिन इसके अलावा मैं, चूंकि मैं मराठी भाषी हूँ, तो हमारे मराठी में जो इधर भजन बोलते हैं, वहाँ पे मराठी में अभंग बोलते हैं। जो तुकाराम महाराज के, ज्ञानेश्वर महाराज के, उनको अभंग बोला जाता है। उन्होंने जो लिटरेचर लिखा उसको अभंग। और पंडित भीमसेन जोशी एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो अभंगवाणी, संतवाणी, उसके लिए, जैसे कुमार जी निर्गुण के लिए जाने जाते हैं, ऐसे भीमसेन जी जो है वो अभंग के लिए जाने जाते हैं। तो मैं उनके भी मराठी अभंग है, नाट्य गीत है, वो भी मैं गाता हूँ मैं। और इसके अलावा मेरी एक हॉबी है जिसको बोलना चाहिए। नॉर्मली हम लोग कंपोज किया हुआ गाते हैं, फिर कंपोज किया हुआ गाने में कंपैरिजन करते हैं, जबकि कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। कुमार जी ने गा के रखा है वो अद्भुत है, भीमसेन जी ने गा के रखा है वो अद्भुत है। हम तो कुछ थोड़ी बहुत कुछ उनके चिन्हों पे चल लेते हैं, बस इतना है। लेकिन मुझे जो दूसरा शौक है वो कंपोजिशन का शौक है जी। मैंने कुछ रागों में कुछ अपनी बंदिशें भी बनाई हैं। और इसके अलावा मैंने गीत मतलब धुन भी, तो हमारे देवास में वकील साहब थे शालिग्राम जी, उन्होंने शिवाजी के ऊपर एक जन्म से लगा के राज्याभिषेक तक काव्य लिखा है। उसमें 18-20 गाने हैं। अपने मराठी में गीत रामायण जो सुधीर फड़के जी हो गए, तो ऐसा ही उन्होंने शिवाजी के ऊपर एक उनका जीवन जो उतना देदीप्यमान चरित्र है शिवाजी महाराज का, तो उसके ऊपर उन्होंने शिवाजी के ऊपर कई पद रखे। उस पदों की मैंने रचना करके गीत शिवरायांचे, मतलब शिवाजी के चरित्र के ऊपर गीत में, वो मैंने सारा 19-20 गानों का कंपोजिशन मेरे खुद का है वो, और उसके भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम दिए हैं। इसके अलावा हमारे देवास में एक बहुत प्रसिद्ध संत हो गए शिवम तुरत जी महाराज, तो उनके कहीं भजन थे। तो एक बार मुझे उन्होंने भजन दिए कि बाबर जी आप ये तो भजन गाते हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, आप हमारे भजन गाएंगे क्या? मैंने कहा महाराज जी आप आदेश करें तो प्रयत्न करूँगा मैं। तो उन्होंने मुझे किताब नहीं, उनकी तो किताब काफ़ी, लेकिन उन्होंने मुझे 4 ही भजन दिए, बस इन्हीं को आपको धुन लगाना। मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था, जो 4 भजन दिए थे। लेकिन मैंने उनको कंपोज किए कि उनके सामने मुझे प्रस्तुति करने का अवसर मिला, और काफ़ी उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। तो बस यही है कि संतों का, ऐसे लोगों का मुझे, तो मेरा ये कंपोजिशन में भी मेरी रुचि है। एक मराठी के एक हमारे अंकल है, उन्होंने वो मराठी की कविता लिखते, तो उनको भी मैंने कंपोज किया। तो एक कंपोजिशन का भी मेरा अपना एक शौक है। आपकी कंपोजिशन हम भी सुनना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अभी ऑनलाइन भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी जी। और विद्यार्थी आते हैं आपके पास, और इस मतलब संगीत की जर्नी को, यात्रा को आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी साथ में एक दूसरे के सहयोग से। इतना सराहनीय आप कार्य कर रहे हैं। कई मंचों की आपने शोभा बढ़ाई है, इतने अच्छा आप लिखते भी हैं, खुद के गाने भी आपने कंपोज किए हैं। अब जैसे कि आपने पूरा अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है संगीत को लेके, तो कुछ आगे की भी कार्य योजना है क्या विनायक जी, कि इस दिशा में कुछ और भी जो आपने सोचा हो कि ये आपका सपना है करने का? मेरा सपना बस एक है, नॉर्मली क्या होता है, जो कलाकार रहता है उसका एक सपना रहता है कि मेरी कितनी ज़्यादा प्रस्तुति हो। एक ठीक है, उसमें कोई गलत कुछ नहीं है, जो उसने सीखा वो प्रदर्शन तो होना ही चाहिए उसके अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वो अवसर तो नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ये मेरी जरूरी है, मेरी श्रीमती जी की, कि जो हमने सीखा है, जो कुमार जी से या मेरे जो पूर्व के गुरुओं से जो भी संगीत के बारे में जो मैंने सीखा है, वो अगली पीढ़ी को मैं दे के जाऊँ, अपने साथ कुछ न ले जाऊँ मैं, जो मैं मुझे आता है। तो इसलिए मैं मेरे समय जो भी निकाल के उनके विद्यार्थियों के समय को ध्यान में रखते हैं, उनको जो सहूलियत हो उसके हिसाब से, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, घर पे आके सीख सकते हैं घर पे आके। और मेरी तो ये भी कि अगर मानो 4-5 लोगों का ग्रुप हो और वो किसी एक जगह इकट्ठा, तो मैं, क्योंकि भोपाल काफ़ी बड़ा है और सबका एक जगह आना संभव नहीं है, अगर मानो ऐसे स्टूडेंट एक जगह, क्योंकि मैं बताऊँ आप तक, ऑनलाइन की अपनी एक लिमिटेशन है। अब कुछ नहीं तो हम ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष सीखने की बात वो एक अलग होती है। और जब तक गुरु के चरण छूने के बाद किसी चीज की शुरुआत ना हो तब तक कहते हैं ना कि सार्थकता प्राप्त नहीं होती है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं विनायक जी को, निश्चित तौर पर कहते हैं ना, वही जैसा कि हमने अभी कहा कि बिना गुरु के पूर्ण ज्ञान पाना संभव नहीं होता है।
तो विनायक जी हमारे साथ में हैं, और अगर आप भी संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप CACD से संपर्क कर सकते हैं। विनायक जी, जैसे कि आपने कहा कि आगे आप इस तरह से संगीत को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में जी। दिशा में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आजकल अभी टीवी शो बहुत आते हैं, जी। नए बच्चे हैं, गाते हैं और गाने के बाद भी जो है परफॉर्म करते हैं, तो आपका उस विषय में क्या कहना है? क्या इस तरह के जो आयोजन होते हैं या मंच पे जो कार्यक्रम होते हैं, ये सही है या उन्हें भी विधिवत सीखने के बाद ही मंच पर आना चाहिए? नहीं, ये आयोजन रहते हुए देखिए, प्लेटफॉर्म मिलना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे मैंने कुमार जी का उदाहरण दिया, उनको प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल था, लेकिन उनके पिताजी को था कि नहीं, इसने ये इसी से इसका नहीं होने वाला है, इसको आगे देखना। तो जो बच्चे आते हैं, इतना ज़्यादा टैलेंट है बच्चों में, हर फील्ड में, चाहे वो डांस हो, चाहे गाना हो। कभी कभी ऐसा लगता है बाप रे, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो परीक्षक बैठे रहते हैं वो भी एक तरह के, भाई कुछ आप सीखिए है उसके अंदर। और मैंने देखा कि जो शुरुआत में उनका सिलेक्शन होता है वो आते हैं, लेकिन फिर बाद में एक निश्चित वो बांट लेते हैं अपना, कुछ जो परीक्षक रहते हैं कि ये मेरे विद्यार्थी है, मेरे विद्यार्थी। और आफ्टर सम 2-3 महीने चलता है वो प्रोग्राम, लेकिन 3 महीने बाद उनके परफॉर्मेंस में जो प्रगति या जो उन्नति होती है वो उनके टिप्स हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो आते हैं, लेकिन मेरा ये उनको ये है कि केवल उसी में ही न रह जाए कि मेरा तो परफॉर्म हो गया हुआ, लेकिन आगे सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें इसी में। और वो जो उसके बाद में जो उनका निर्माण, एक मैं कोट करना चाहूँगा, एक ऐसी प्रतियोगिता, उसमें हमारे जो मराठी फिल्में के गायक है, अभी देखो मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, तो उन्होंने एक बात कही थी, एक गायिका गा रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है तुमने शास्त्रीय संगीत का अभ्यास नहीं किया है, तो आप थोड़ा शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करो। शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करने से गला जो है वो पानी जैसा हो जाता है, मतलब फ्लो जो उसका पानी जैसा, फिर उसमें आप कौन सा भी रंग डालो, जो रंग डालोगे वो हो जाएगा उसके वो हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये, सही बात आप है। भजन का रंग डालोगे, शास्त्रीय संगीत तो अद्भुत है। हाँ, क्योंकि स्वरों की साधना एक बार आपने कर ली निश्चित वो उनके मानदंडों में, तो आप भजन गायक बनना चाहते हो भजन गायक बना, आप गजल गायक बनना चाहते हो गजल गायक बन जाओ, आप कव्वाली गाना चाहते हो कव्वाली, लेकिन सबका मूल आधार जो है शास्त्रीय संगीत। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर हम विधिवत और पारंपरिक तौर से अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी जो कला है और निखर कर सबके सामने आती है, और हम अपने आप में भी गर्व महसूस करते हैं कि आज देखिए, आज हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि अब हम इस विधा में पारंगत हो गए हैं। हालांकि सीखने की उम्र भी नहीं होती और सीमा भी नहीं होती। मैं आपको बताया, मेरे पास अभी जो एक स्टूडेंट है, उनकी उम्र 75 साल की है। अब आप सोचिए 75 साल में 60 के बाद आप क्या हो गया, हमारा सब जीवन खत्म हो गया, सब कुछ, वो अभी भी सीख रहे हैं। मतलब ये एक उनसे सीखना चाहिए, लगन होना चाहिए। तो विनायक जी, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, और हम चाहेंगे कि चलते चलते आप एक प्यारा सा मैसेज हमारे दर्शकों को दें, और इस कार्यक्रम का समापन आपके कंपोजिशन के साथ हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जी मैसेज तो ये, जो भी जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि संगीत में हम जो सीख रहे हैं या जो कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उससे तृप्त मत होइए कभी, हमेशा अतृप्त रहिए। अतृप्त रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये जिंदगी में मिलता रहेगा, और वो इस जिंदगी में नहीं, अगले जिंदगी में भी काम में आएगा। क्योंकि हम पुनर्जन्म में, हमारी जो परंपरा है वो पुनर्जन्म में विश्वास करती है, और जो प्रारब्ध अभी जो कुछ करना है वो सब प्रारब्ध में जाने वाला है। अगला जन्म, अब इस जन्म में नहीं हुआ तो अगला जन्म होगा, उस समय वो चीज कहीं नहीं जाएगी, वो आपके साथ ही रहेगी। जी बिल्कुल, ये भी एक ईश्वर की भक्ति है, और अगर आप इसमें लीन हो गए तो निश्चित तौर पर ही आप प्रभु में भी लीन हो जाते हैं। तो विनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम का समापन जो है वो आपके मधुर गीत के साथ हो। महाराज जी का भजन है, देखिए इसमें क्या संदेश दिया हुआ है। आई मेरे सोच करते तू काहे, आई मेरे सोच करते
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कला मंच